क्लोरोप्लास्ट फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ अगर आप स्ट्रक्चर देखो क्लोरोप्लास्ट का, तो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसको हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखा ना हमने, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। क्लियर? नाउ और एक बात, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस organelle. Now why it is called as the semi-autonomous organelles? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स बोला जाता है बिकॉज दे कंटेन्स इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जैसे कि डीएनए बोलते हो, तो डीएनए आपको इस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी मिलता है। दैट्स व्हाई दिस ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्लियर? दूसरा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ दिस, इट इज द ओवल शेप स्ट्रक्चर। इसका जो शेप होता है, शेप किस तरह से होता है? ओवल शेप में आपको मिलता है इन जनरल ओवल इन शेप। कुछ एक मतलब ऑर्गेनल्स है या तो फिर प्लांट्स है जिनके अंदर इनका शेप जो है क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग मिलता है, लेकिन इन जनरल हम बात करते हैं तो ओवल शेप में ही आपको मिलता है। इसके पहले आपने जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना, तो वो भी एक ओवल शेप में देखा होगा। अगर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर मिलता है, लाइक दिस, है ना। और हमने बोला है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मतलब इस तरह से दिखेगा आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक, तो ये एक जो होता है, दिस लेयर इज द आउटर लेयर, इसे आप आउटर लेयर बोलोगे। एंड ये एक अंदर वाली लेयर होती है जिसे हम इनर लेयर बोलते हैं, आउटर एंड इनर लेयर। हाँ, तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन को मिला के पेरिस्टोमियम बोला जाता है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द पेरिस्टोमियम। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। ठीक है, पेरिस्टोमियम। नाउ अब अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाला साइटोप्लाज्म जो होता है, क्योंकि सेल है और सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको स्ट्रोमा बोला जाता है ना। शायद ये आपको पता हो, स्ट्रोमा इनर मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा क्या है? साइटोप्लाज्म ही है। स्ट्रोमा क्या है? साइटोप्लाज्म ही है। इसके अंदर का, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का। क्लियर ना? अब स्ट्रोमा के बारे में एक स्पेशलिटी हमेशा याद रखना, ऑल द एंजाइम्स, पेरिस्टोमियम, स्ट्रोमा बोला मैंने, स्ट्रोमा STROMA, cytoplasm of the chloroplast is called as the stroma. Cytoplasm of the chloroplast is called as the stroma. Clear? Now stroma के बारे में एक बात याद रखनी है आपको कि ये जो stroma होता है इसके अंदर all the enzymes required for the Calvin cycle, Calvin synthesis, है ना। तो उसके लिए जो भी आपको एंजाइम्स लगते हैं, अब इतना याद रखो कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? दे आर रिक्वायर्ड फॉर द केल्विन साइकिल। केल्विन नाम है साइंटिस्ट का, उसने जो साइकिल रन आउट किया था फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, उस साइकिल को केल्विन साइकिल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पे ऑल एंजाइम्स required for Calvin cycle present in stroma। ठीक है, केल्विन साइकिल को ही डार्क रिएक्शन बोला जाता है।
मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तरह की रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ये सुना होगा आपने शायद, डार्क रिएक्शन। यस, तो डार्क रिएक्शन, और दूसरा होता है लाइट रिएक्शन। सेकेंड वन इज द लाइट रिएक्शन। तो ये जो डार्क रिएक्शन है ना, उसी को तो हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। डार्क रिएक्शन जो होती है ना, उसी को केल्विन साइकिल बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो, लोकेशन पे आपके क्वेश्चन जाते हैं, साइट कौन सा कहाँ पे हो रहा है। तो डार्क रिएक्शन और द केल्विन साइकिल, इसको मेल्विन केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। दो साइंटिस्ट है, मेल्विन और केल्विन नाम के, उन्होंने कंबाइनली ये वर्क किया था। नाम है ना उनका, है ना। तो हमारे होते तो राम श्याम होता, ये मेल्विन केल्विन है। यस, केल्विन साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर ना। अब ये कहाँ पे होती है, तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा के अंदर। तो लोकेशन ऑफ द डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल क्या है, स्ट्रोमा। क्यों? क्योंकि ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द केल्विन साइकिल आर प्रेजेंट विद इन द स्ट्रोमा। सारे के सारे एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है? ओके ना। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो मैंने लिखा है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, तो लाइट रिएक्शन होती है ग्रैन्ना के अंदर। ओके, ग्रैन्ना वर्ड सुना होगा आपने, ग्रैन्नम या तो फिर ग्रैन्ना। ओके ना। अब देखो, इस तरह से स्टॉक लाइट अरेंजमेंट में आपको स्ट्रक्चर दिखता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लाइक दिस, है ना। ये इस तरह से एक के ऊपर एक अरेंजमेंट रहता है इनका। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्ना बोलते हैं। ठीक है। और एक एक जो उसकी लैमिली होती है, एक एक पूरा स्टॉक लाइट स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हो आप, ग्रैन्ना बोल रहे हो। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी, तो ग्रैन्ना। दिस इज द ग्रैन्ना। ठीक है। और सिंगल लैमिली ऑफ द ग्रैन्ना, single stalk of the grana is called as the thylakoid। ये एक जो है ना, एक, इसको हम बोलते हैं thylakoid। ठीक है। तो each lamella of grana is called as thylakoid। देखो मैंने क्या बोला है, each lamella, यहाँ पे लिखती हूँ each lamella of grana is called thylakoid। इसको हम क्या बोलते हैं, thylakoid। thylakoid। ठीक है। each lamella of the grana is called as the thylakoid। मतलब एक एक को हम क्या बोल रहे हैं, thylakoid बोल रहे हैं। ओके। नाउ यहाँ पे होता है आपका मतलब एब्सॉर्प्शन ऑफ द लाइट, लाइट रिएक्शन। तो साइट ऑफ लाइट, हाँ, अगर मैं एक लैमिली को आपको निकाल के दिखाऊं, एक लैमिली, तो आप बोलते हो ना कि आपको फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, लाइट चाहिए, है ना। तो एक्चुअली वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे thylakoid में। अब देखो, इसको मैं उठा के एक अगर यहाँ से उठा दूं ऐसे, है ना, और आपको दिखा दूं, तो ये इस तरह से दिखेगा आपको, लाइक दिस, है ना। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है, मतलब इटसेल्फ दिस thylakoid इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। क्लियर? और यहाँ पे क्या होता है, लाइट का एब्सॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपके क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना। मैं सिंपली अभी यहाँ पे बता रही हूँ क्लोरोफिल ए। ठीक है। वैसे तो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लोरोफिल्स होते हैं, फिलहाल के लिए हम इतना क्लोरोफिल ए देख रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है। तो दिस क्लोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन द thylakoid मेम्ब्रेन। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है thylakoid मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे लाइट का एब्सॉर्प्शन होता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ द लाइट ऑन द thylakoid मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, अब इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का सेंटर मॉलिक्यूल जो होता है, सेंटर मॉलिक्यूल, तो वहां पे प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम। वहां पे क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम।
और ये कौन सी स्टेट में रहता है, तो नॉन आयोनाइज स्टेट में प्रेजेंट रहता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है अभी, है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, नॉन आयोनाइज स्टेट अंडर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्योंकि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है इसका भी स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं तो सेंट्रली प्रेजेंटेड लोकेटेड Mg, है ना, और ऐसे 4 नाइट्रोजन रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। समझो यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन रिंग्स प्रेजेंट है, लाइक दिस, इस तरह से ऐसा एक पूरा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल का, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सेंटर मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल क्या है, Mg, मैग्नीशियम, और कौन से स्टेट में रहता है, और इसका ऐसे एक टेल भी होता है, इसका फाइटॉल टेल बोलते हैं इसको। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर निकाला है मैंने सिंपली, ओके। तो आगे देखना ही है हमें क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। अब अभी आप क्या याद रखोगे कि क्लोरोफिल का सेंटर मॉलिक्यूल क्या है, दिखाया मैंने यहाँ पे, देखो, मैग्नीशियम इज द सेंटर मॉलिक्यूल विच इज नॉन आयोनाइज स्टेट। कौन से स्टेट में होता है, नॉन आयोनाइज स्टेट में, देखो, हाँ, नॉन आयोनाइज स्टेट। अब मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो जब भी लाइट गिरता है इसके ऊपर होता क्या है, मतलब लाइट गिरा कहाँ पे गिरा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे, और क्लोरोफिल का सेंटर मॉलिक्यूल क्या है, मैग्नीशियम। व्हेन लाइट इज एब्सॉर्ब दिस नॉन आयोनाइज्ड मैग्नीशियम एंड गेट्स आयोनाइज्ड, है ना, मतलब इनके ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो इनके ऊपर चार्ज आता है, और मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है, 2+, Mg2+ बोलते हो ना, ओके। तो ये कब होगा, जब इसके ऊपर लाइट आके गिरेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट पहला इवेंट होगा, उसके बाद में क्या होगा, देखो मैंने पहला इवेंट क्या लिखा है, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा इवेंट क्या होगा, दूसरा सेकंड इवेंट, मैग्नीशियम गेट आयोनाइज, ओके, मैग्नीशियम गेट आयोनाइज मतलब Mg2+ में कन्वर्शन होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना, ओके। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 बातें होगी, ठीक है। अब उसके बाद भी नेक्स्ट जो इवेंट होता है यहाँ पे उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इवेंट होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब देखो मैंने क्या लिखा है, फोटो, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, और किसका, वाटर का। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट वाटर विल बी ब्रेक डाउन, क्लियर। ये सब इवेंट साइमल्टेनियस मतलब एक 1 by 1 हो रहा है, पहले एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, देन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, क्लियर। नाउ अब यहाँ पे देखो हम क्या बोलते हैं कि ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे लाइट का एब्सॉर्प्शन होगा, क्योंकि यहीं पे आपका सेंट्रल मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, क्लियर। अब एक बात ये होती है कि अब जब अगर लाइट यहाँ पे एब्सॉर्ब होगा, मतलब लाइट देखो आपकी ल्यूज के ऊपर आके गिरेगा लाइट, और ल्यूज के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पे आएगा, क्लोरोप्लास्ट में से कहाँ पे जाएगा, ऑन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्टली इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट आता है तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये एक ही बार में अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा, तो वो मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा क्लोरोफिल। तो ऐसा ना हो इसलिए मतलब सिस्टम देखो किस तरह से बनाया है, मतलब सिर्फ ह्यूमन का ही नहीं प्लांट का भी बनाने वाले ने, कि ये सेंट्रल जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो डैमेज ना हो, या तो उसको हम बोलेंगे कि टू अवॉइड द फोटो लाइसिस ऑफ द वाटर, या तो फोटोलाइसिस ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसको मैं सिंगल वर्ड में बोलती हूँ सोलराइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं सिंगल वर्ड में, सोलराइजेशन। मतलब सोलर मतलब सन, है ना, उसके प्रेजेंस में क्लोरोफिल का डैमेज होना,
इसको प्रिवेंट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सोलराइजेशन। ठीक है, सोलराइजेशन मीन्स व्हाट? रुको बताती हूँ। सोलराइजेशन, सोलराइजेशन, डैमेजिंग ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद इन द थैलेकॉइड। ठीक है, डैमेजिंग और डैमेज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सीधा बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने आपको अभी के लिए। डैमेज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बाय सनलाइट। बहुत सीधा और सिंपल स्टेटमेंट फिलहाल के लिए, है ना। डेफिनेशन जो आपकी बुक में देके रखी है, थोड़ा सा मतलब वर्डिंग हार्ड है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको समझने के इतना तो काफी है। जब मैं पढ़ाऊंगी तो अब इतना तो मुझे बता ही सकोगे, है ना, कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को डैमेज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाय द सनलाइट। सनलाइट की वजह से उसको हम क्या बोल रहे हैं? सोलराइजेशन। अब मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? टू प्रिवेंट द सोलराइजेशन, है ना। अगर मैंने एक स्टेटमेंट बोला है कि अगर डायरेक्टली इसके ऊपर लाइट आके गिरता है तो ये मॉलिक्यूल तो ब्रेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा एनर्जी रिलीज करके, और उसी को आप क्या बोल रहे हो? सोलराइजेशन। तो हम तो ऐसा नहीं चाहते ना, क्योंकि फूड तो कंटिन्यूस सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के अंदर, तो वी डोंट वांट टू डैमेज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, है ना। तो इसके लिए नेचर ने देखो किस तरह से सिस्टम अरेंज की है। तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वहां पे उसके आजू बाजू में एसेसरी पिगमेंट्स लाके रख दिए। एसेसरी पिगमेंट्स, तो मतलब आप देखो एसेसरी पिगमेंट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे समझो ये सेंटर में आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इस तरह से ये बताया मैंने, क्लोरोफिल ए। ठीक है, और यहाँ पे पूरा यहाँ पे इस तरह से एसेसरी पिगमेंट्स का लेयर प्रेजेंट है, लाइक दिस। दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स, सारे के सारे। अब एसेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि हम बोलते हैं कैरोटीन, सुना है आपने कैरोटीन? ओके ना, एक तो एसेसरी पिगमेंट्स देखो, एसेसरी पिगमेंट। अब मैंने यहाँ पे एसेसरी लिखा है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर एसेसरी है तो कोई इसेंशियल भी तो होगा, ये सपोर्टिव है ना, तो कोई तो पिगमेंट होगा जो इसेंशियल है। यस, है ना, और इसेंशियल वही है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कौन सा? क्लोरोफिल ए। इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम सेंटर में रखते हैं। क्लियर? तो एसेंशियल पिगमेंट्स कौन से है? क्लोरोफिल। ओके, तो क्लोरोफिल एसेंशियल पिगमेंट्स मतलब पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं। अब एक बात और क्लियर हो गई, पिगमेंट्स आर ऑफ द टू टाइप्स। एक तो हमने बोला है एसेंशियल और दूसरा है एसेसरी पिगमेंट्स। एसेंशियल और दूसरा है एसेसरी पिगमेंट्स। क्लियर है ना? अब जब हम बात करते हैं इसेंशियल पिगमेंट्स की, तो इसेंशियल पिगमेंट्स है आपके क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। आप क्लोरोफिल्स के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि मतलब सिंपल है, याद रखना, बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। ओके, ई, ये हो गए 5 सिंपल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। दीज आर द 5 पिगमेंट्स। और कौन से होते हैं? और 2 होते हैं जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन। ओके, तो 2 पिगमेंट्स बस आपको याद रखने हैं। मैंने बोला